हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा खनी दोस्तों, जीएसटी सीरीज़ के एक अगले अध्याय पे आप और हम एक साथ बैठे हैं मिलके और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। ये जो चैप्टर है ये भी सिर्फ बोलने का चैप्टर है, हालांकि बहुत ही सिंप्लीफाइड कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ के रखनी है। और जब कुछ इस तरह का होता है तो हम आपको बोरियत से बचाते हुए, नींद से बचाते हुए सीधा ले आते हैं रिकैप्चुलेट वाले मॉडल के ऊपर। ठीक है, अच्छा। डिफरेंट वेज टू एसेस द टैक्स लायबिलिटी बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसको टैक्स भरना है, वो टैक्स भरने के लिए वो कैलकुलेशन लेगा ना, हिसाब करेंगे टैक्स का, तो वो कैसे हिसाब करेगा, कैसे एसेस करेगा टैक्स कितना आ रहा है, उसके कितने तरीके हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन में एसेस हिज टैक्स लायबिलिटी इन 2 डिफरेंट वेज। कौन से? एक तो है सेल्फ असेसमेंट वाला रास्ता और एक है प्रोविजनल असेसमेंट वाला रास्ता। सेल्फ असेसमेंट वाला कौन सा रास्ता है पता है? जहाँ पे हर महीने आप खुद 3B रिटर्न्स जो आप भरते हैं ना, आप खुद अपना सेल्स और परचेज और ITC का हिसाब किताब करते हैं, उसके बेसिस पे टैक्स भर देते हैं। उसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। नेक्स्ट होता है प्रोविजनल असेसमेंट। ये क्या है? ये कुछ इस तरह का है, अगर टैक्सेबल पर्सन जो है वो अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू, अब वो समझो या तो वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा निकाल नहीं पा रहा है, या फिर उसको कितना रेट लगेगा वो टैक्स वो नहीं निकाल पा रहा है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? उस केस में वो एप्लीकेशन दे सकता है, शेल फर्निशन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट, जो भी उसके पास पड़ा है वो सब ले जाएगा। किसको देगा ये सब? प्रॉपर ऑफिसर को देगा। और प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? और कुछ उसको और भी लगा तो वो भी मांग लेगा और साथ में एक ऑर्डर इशू करेगा। इसमें क्या लिखा होगा कि बेटा तेरा वैल्यू ये है, तेरा रेट ये है और हम तेरा प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर रहे हैं। प्रोविजनल मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टेम्परेरी बेसिस पे कि इतना मोटा मोटी इतना होना चाहिए अंदाजन। अमाउंट फॉर विच द बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड। अब कैसा होता है कि जब डिपार्टमेंट आपसे प्रोविजनल बेसिस पर, एग्जाम्पल सपोज करते हैं, हम बात करते हैं मई के महीने की। मई के महीने के आपके पास बहुत सारे परचेज के और सेल के बिल है और आपको हिसाब किताब नहीं करना रहा, टैक्स कितना भरूँ। आप डिपार्टमेंट के पास चले गए, ऑफिसर को दिखाया सारे बिल सेल्स के और परचेज के, सेल्स के और परचेज के। डिपार्टमेंट ने बोला एक काम कर बेटा, तू ना ये सब करते बाद में अपन तो एक बार कहते हैं ना 1000 रुपये टैक्स भर दे, अगर 1000 के आसपास टैक्स बनेगा, इतना टैक्स भर दे, काम कर। अब टैक्स रियल, ये तो प्रोविजनल है, टेम्परेरी है। एक्चुअल में वर्ल्ड में हो सकता है कि टैक्स 1000 से ज़्यादा आ जाए, जब हिसाब किताब हो एक्चुअल में, तब हो सकता है इससे कम आ जाए। अगर इससे कम आ गया एक्चुअल हिसाब किताब तो क्या करेंगे डिपार्टमेंट वाले? टैक्स रिफंड कर देंगे, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है डिपार्टमेंट वालों को। लेकिन अगर समझो 1000 ही लेके रखा है और टैक्स आ गया बाद में 1500, एक्स्ट्रा आ गया 500, तो बाद में कैसे इससे 500 वसूल करेंगे? तो लॉ मेकर्स ने प्रोविजन बनाई, क्या बोल दिया कि वहीं पे ऑफिसर चाहे तो बोल सकता है कि एक बॉन्ड साइन करके दे मुझे सिक्योरिटी, कि कुछ एक्स्ट्रा आया तो हम तेरे सिक्योरिटी में से एडजस्ट कर लेंगे वैसा, ठीक है, काइंड ऑफ बॉन्ड। अच्छा, तो ये जब आपको दिक्कत है तो आप ये प्रोविजन ले सकते हैं, वरना नॉर्मली बाकी सब लोग कौन क्या लेते हैं? सेल्फ असेसमेंट ही करते हैं। और ये सिर्फ नाम का प्रोविजन है, कोई इसको प्रोविजन को इस्तेमाल नहीं करता है, सबके सब सेल्फ असेसमेंट ही करते हैं या अपने अपने प्रैक्टिशनर से करवाते हैं। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट विच मे बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट द टैक्सेबल पर्सन। किन किन तरह के असेसमेंट डिपार्टमेंट के पास है? देखो, आपने तो असेसमेंट मतलब आपने अपनी तरफ से हिसाब किताब कर दिया, रिटर्न भर दिया। क्या आपका भरा हुआ रिटर्न डिपार्टमेंट आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेगा? ना, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उनके पास कौन से रास्ते हैं? पहला रास्ता क्या है? फर्स्ट तो क्या है, जो आपने कहा एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा क्या है? शक की निगाहें है। क्या करेगा वो?
एक ऑप्शन है स्क्रूटनी असेसमेंट। यहाँ पे वो क्या करेगा, टू मेक असेसमेंट ऑन सिलेक्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेबल पर्सन हु हैव फाइल्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39, वही जो आपके रिटर्न है R1 3B वो सब। तो वो क्या करेगा, सपोज कि लाखों लोगों ने रिटर्न फाइल किया, उसमें से 100 लोग 500 लोग को चुन के निकालेगा और उनको जाके चेक करेगा कि इससे रिटर्न सही भरे है क्या, मुझे गड़बड़ लग रही है, दया कुछ तो गड़बड़ है क्या, उसके हिसाब से उस पर काम करेगा। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली किया जाता है नॉन फाइलर्स का या अनरजिस्टर्ड का जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। नॉन फाइलर्स कौन, रिटर्न भर ही नहीं रहे, ये लोग कंफ्यूज नहीं है, इनका मन नहीं है, इनकी नीयत नहीं है या इनके पास टाइम नहीं है, रिटर्न भर ही नहीं रहे। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट वाले एक चिट्ठी भेजते हैं, कारण बताओ नोटिस, शो का नोटिस भेजते हैं, बोलते हैं भैया बता दे रिटर्न क्यों नहीं भर रहा है, वो फिर भी नहीं भरता है। फिर बोलते हैं भाई बता दे तो नंबर कैंसिल कर देंगे, नंबर कैंसिल भी हो जाता है, वो नहीं भरता है। तो क्या नंबर कैंसिल करने से उसकी लायबिलिटी चले जाएगी, आंसर इज नो, टैक्स लायबिलिटी तो रहेगी। अब उसको बुलाते हैं, एक काम करते हैं, सब पेपर यहाँ पे आ लेके आ, हम चेक करते हैं तेरा क्या लायबिलिटी बनता है, हम तेरा टैक्स पेमेंट करवा देते हैं उसके हिसाब से। अब आप चले गए तो ठीक है, कई बार वही लोग ढीठ होते हैं लोग, अगर उसको टैक्स भरना होता तो पहले ही क्यों ना भर देता, नहीं गया। अब क्या करेगा ऑफिसर, खुद से अंदाज़न लगा के विथ ऑफ कोर्स विथ सम एविडेंसेस विथ हिम, ही विल हिमसेल्फ एसेस एंड विल पास एन ऑर्डर कि ये इसका टैक्स पेमेंट है। जनरली इसको कभी कभी हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये एक्स पार्टे असेसमेंट है, पार्टी आ नहीं रही है या आ रही है तो कॉपरेट नहीं कर रही है, तो लॉ मेकर्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, हम खुद इसका असेसमेंट करेंगे। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये बेस्ट जजमेंट, बेस्ट कभी भी एसएससी के लिए नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव इज समरी असेसमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कौन है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। प्रॉपर ऑफिसर हैज एविडेंस दैट द टैक्सेबल पर्सन हैज इनकर्ड अ लायबिलिटी टू पे टैक्स। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यहाँ पे नॉन फाइलर्स तो यहाँ पे आ गए थे, अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबिलिटी टू पे टैक्स ये क्या है, और यहाँ पे कैसे डिपार्टमेंट सेल्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। अगर आपको पता है बीच में से एक केस आया था जोधपुर का या कहीं का उस साइड कहीं पे केस आया था। उस केस में क्या हुआ था, एक रोड साइड एक शॉप था, ढाबा टाइप था, नॉट ढाबा, फास्ट फूड सेंटर था रोड साइड, और वहाँ पे वो हाईवे से टच कनेक्टेड था और वो बहुत बेशुमार समोसे कचौरियाँ ये सब बेचता था। अब जब वो सारी कचौरियाँ बेचता था और उसने जीएसटी नंबर लेके नहीं रखा था, एक दिन है ना एक दिन उस एरिया के किसी बंदे को शक हुआ कि यार ये इतना सारा समोसे कचौरियाँ बेच रहा है, इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने भी सिक्का रखा था कि टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसको लग रहा है यार ये तो क्यों नंबर लेके नहीं रखा इसने। जैसे ही वो जो बनाता है कचौरी उसके पास गया, आपने नंबर लिया जीएसटी का, वो बोलता है नहीं रे ये सब अपने नहीं देते, ये सब अपने काम नहीं है। तो कहा ठीक है। अब वो चले गया डिपार्टमेंट के पास, उसको बता दिया ऐसा ऐसा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अब या किसी ने जाके बताया या डिपार्टमेंट में खुद आ गए। क्या हुआ था उस केस में कि डिपार्टमेंट वाले कुछ ऑफिसर्स है ना उसकी शॉप के बाहर जाके खड़े थे, पूरे एक दिन तक खड़े थे बाहर जाके, और उन्होंने क्या देखा कि उसकी ना हर मिनट में ना बहुत सारी कचौड़ियाँ और समोसे बिक रहे हैं। रोड साइड बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, लोग आ रहे हैं, समोसा कचौरी ले रहे हैं और लेके निकल रहे हैं। और उसने देखा, अंदाज़ा लगा तो उसको क्या मालूम पड़ा कि पूरे दिन में, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं ध्यान है, एग्जांपल ले लो कि पूरे दिन में इसका 15,000 रुपये के आसपास का कचौरी बिक रहा है। अंदाज़ा ले लो, एक समझो फिगर के ऊपर करते हैं, सिंपल के लिए बोलते हैं 20,000 की कचौरी बिक रही है इसके दिन की। अब 20 की बिक रही है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिसाब लगाया, मेंटली हिसाब लगाया, 20,000 की एक दिन में बिक रही है तो 30 दिन में कितनी बिकेगी, बताओ कितनी बिकी 30 दिन में। 3 2 6 बराबर 6 लाख, तो 6 लाख की महीने में सेल कर रहा है कचौरी है। अब 6 लाख महीने में कचौरी सेल कर रहा है
तो 6 इंटू 12 कितना बन जाता है? 6 12 जा, बोलो 6 12 जा। वाह बच्चा वाह, थैंक यू, आता है इतना तुमको। 6 12 जा 72,000। तो कहना है इसे सॉरी 72 लाख का सेल है पूरे साल का। तो लॉ डिपार्टमेंट को लगा यार ये तो साला दिखने के लिए दिख रहा है, रोड साइड पे खड़ा है, समोसे कचौरी बेच रहा है, साल का 70 लाख का टर्नओवर। डिपार्टमेंट ने उसको पूरे दिन उसको ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह चिट्ठी भेजी, नोटिस भेज दिया कि भाई तू लायबल था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर तूने किया हुआ नहीं है। तो भैया सिंपल कहानी है, हमने तुझसे वहाँ पे आके पूछा था कस्टमर बन के कि दुकान तूने कब खोली है, तूने कहा था तूने दुकान एक्स डेट को खोली है, तो तब से लेके अभी तक तेरा इतना टर्नओवर हुआ होगा और इतने टर्नओवर के बेसिस पे इतना टैक्स बनता है, ये टैक्स का अमाउंट है, टैक्स जमा कर दे जा। ये रियल केस है। तो समझे कि कैसे अनरजिस्टर्ड वालों से बेस्ट जजमेंट तरीके से असेसमेंट करके ले लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी क्या है आप न्यूज़ में पढ़ लीजिएगा, और लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, मैं था समरी पे। तो जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है या उसके पास कोई एविडेंस है द टैक्सेबल पर्सन हैज़ इनकर्ड अ लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर द एक्ट, या फिर एंड द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट द डिले इन पासिंग एन असेसमेंट ऑर्डर में एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। ये क्या चीज़ है, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो। देखो नाम भी क्या लिखा है ऊपर, समरी असेसमेंट। हमारे एक बहुत बड़े देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एक है हमारे विजय माल्या जी, है ना, वो किंगफिशर के मालिक। ये तो काफ़ी टाइम पहले ही वो घटना घट गई। सपोज ये घटना आज घटती तो डोंट यू थिंक किंगफिशर सॉरी क्या बोलते हैं जो एयरलाइंस थी, प्लेस का नाम क्या था उनका, एग्जैक्ट पूरा फुल नेम ध्यान है? कोई नहीं, आप लोग समझ गए, आप सब समझदार हो। विजय माल्या साहब का जो एयरलाइंस था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो एयरलाइंस था वो एयरलाइंस तो तब का था, अगर वो एयरलाइंस आज का होता तो कहना इसे वो एयरलाइंस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता और एवरी मंथ उसको भी रिटर्न्स भरने होते जैसे बाकी लोग रिटर्न्स भरते हैं। अब विजय माल्या की कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया, रिटर्न भरना बंद कर दिया। अब रिटर्न भरा ही नहीं तो स्क्रूटनी असेसमेंट कैसे करें? बेस्ट जजमेंट के लिए भी कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा खासा चाहिए करने के लिए, और बेस्ट जजमेंट के थोड़ा टाइम भी थोड़ा सा। तो टू डू बेस्ट जजमेंट डिपार्टमेंट नीड सम टाइम ऑल्सो। देर आर हाई चांसेस कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडिया में पास्ट में बहुत सारे लोग ना टैक्स चुरा चुरा के भाग गए, डकार भी नहीं लिए। तो यहाँ पे हो सकता है डिपार्टमेंट का डर हो कि हमारा जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू उसका लॉस ना हो जाए। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, दे गिव समरी असेसमेंट। बहुत फटाफट एविडेंस जो आया उसके बेसिस पे दे सेंड नोटिसेस, दे सेंड ऑर्डर्स, वी वांट दिस टैक्स। भाग गया तो ये होता है समरी असेसमेंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने सारे बता दिए। यहाँ पे असेसमेंट अंडर जीएसटी, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, हम पढ़ चुके ऊपर क्या होता है, एक होता है प्रोविजनल असेसमेंट। अरे प्रोविजनल हम लोगों ने ये वाला पॉइंट तो पढ़ा, उसके बाद क्या होगा, हमने तो उसका हमको टेम्परेरी हमने टैक्स भरा था, तो फाइनल असेसमेंट कब होगा? 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और 6 महीने एक्सटेंड और किया जा सकता है, और कमिश्नर चाहे तो और 4 साल भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपसे टेम्परेरी मांग लिया, आपसे सिक्योरिटी वगैरह साइन करवा लिया, इसलिए डिपार्टमेंट संतुष्ट है कि कम पड़ा तो बॉन्ड से है भरा हुआ है, हम लोग वसूली कर लेंगे। इसके लिए वहाँ पे आराम से दिल खोल के टाइम लिया जा रहा है। टाइम कौन ले रहा है? टाइम आप नहीं दे रहे, टाइम वहाँ पे ऑफिसर दे रहा है। वो कैलकुलेट वो भी नहीं कर पा रहा टैक्स कितना है, तो उसको बोला 6 महीने में कर ले भाई हिसाब किताब, नहीं कर पा रहा तो बोला 6 महीने और ले ले, बोला अभी नहीं कर पा रहा तो 4 साल और ले ले। ठीक है, अच्छा जब पूरा टाइम ले लेगा तो जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा फाइनल असेसमेंट। तो फिर 2 बातें होंगी, या तो आपने कम पे किया होगा
तो भाई विथ इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। आपने ज़्यादा किया तो भाई रिफ़ंड ले लो विथ इंटरेस्ट। अब आपको अच्छे से पता है जब डिपार्टमेंट रिफ़ंड देता है तो चिल्लर देता है, और आपसे लेता है तो अच्छा खासा लेता है। नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइनेंस ऑफ रिटर्न, ये हम देख चुके हैं। बेस्ट जजमेंट कैसे होगा वही यहाँ पे दोबारा बताया है। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, वही जो मैंने एग्जाम्पल लिया अभी कचौरी वाले का, वही एग्जाम्पल यहाँ पे एप्लीकेबल है। स्क्रूटनी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस, ये देखो स्पेशल केस क्या है, ध्यान से देखो। प्रॉपर ऑफिसर में इश्यू एन असेसमेंट ऑर्डर इम्पोजिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ पर्सन बेस्ड ऑन एनी एविडेंस शोइंग अ टैक्स लाइबिलिटी, ये तो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ पर्सन टू हुम लाइबिलिटी पर्टेज इज नॉट असर्टेनेबल द पर्सन इज इन चार्ज ऑफ द गुड्स शैल बी असेस्ड। ओह, ये देखो ये क्या चीज़ है, ये मज़ेदार चीज़ है। बॉटल बहुत हो गया। सपोज ये मार्कर है, अब ये मार्कर का मैं सप्लायर हूँ, मैं ही मार्कर को बेचता हूँ, मैं ये मार्कर अपने सेल्समैन के थ्रू बिकवाता हूँ, मेरे सेल्समैन मार्कर बेचते हैं, मेरे सेल में ऐड हो जाते हैं, बिकॉज सेल तो मेरी है, वो तो मेरा सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, और मैं उस पर टैक्स वैक्स भर देता हूँ। अब यार वो बेच रहे हैं, मैं टैक्स भर नहीं रहा, या मैं बेचने के लिए दिया हुआ है, वो बेचने वाले हैं, मैं टैक्स भर नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ, और डिपार्टमेंट परेशान है कि क्या करें। अल्टीमेटली क्या हुआ, डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ झोल चल रहा है, तो डिपार्टमेंट जहाँ पे ये मेरा गोडाउन है ना, गोडाउन जहाँ पे ऐसे एक नहीं लाखों मार्कर पड़े हैं, वहाँ पे चले गए डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर लोग, चले गए वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे मेरे 3-4 सेल्समैन खड़े थे वहाँ पे। वो उनको बेचने लगे, सर आप माल लोगे क्या? बोला माल नहीं, तेरे को लेंगे हम लोग यहाँ से। बोला सर क्या बात कर रहे हो? तो बता तेरा मालिक कहाँ है? उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और मुझे पहले ही खबर मिल गई थी कि मामा लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब उन्होंने बोला अच्छा बता, ये जो तुम किसका माल बेच रहे हो? बोला निखिल का। बोले कहाँ पे रहता है वो? तो बोले इधर मुंबई में रहता है, ऐसी जगह पे रहता है। ठीक है, हमको वहाँ लेके चल। वो लोग मेरे घर पहुँच गए। मेरे को मालूम था मामा लोग घर पहुँचने वाले हैं, मैं घर खाली कर चुका था, मैं घर पे था ही नहीं। उन्होंने मेरे से और पूछताछ की मेरी, यहाँ वहाँ बहुत पता किया, मैं कहीं नहीं मिला उनको, लेकिन अब सारा माल उनके कब्जे में पड़ा है। अब वो टैक्स किससे ले? टैक्स पेयर तो मैं तो गायब हूँ। तो लॉ मेकर्स ने क्या लिख के रखा है यहाँ पे, अगर टैक्स पेयर नहीं मिल रहा तो उसका सामान जिसके हाथ में, तुम उससे भी टैक्स ले सकते हो। बगा, इफ अ पर्सन टू होम लायबिलिटी पर्टेज इज नॉट एसेटेबल, मिल ही नहीं रहा वो पर्सन। जब पर्सन इंचार्ज है, अब चाहे वो मेरे सेल्समैन हो, चाहे वो वहाँ का वॉचमैन हो, वो मेरा इंचार्ज है, उसको बोलेंगे ले बेटा ये टैक्स पेमेंट कर दे और माल छोड़ा के ले जा। समझा कि नहीं? अब मस्त प्रोविजन है ना एकदम। इफ ऑर्डर इज एरनियस, प्रॉपर ऑफिसर में विड्रॉ सच ऑर्डर एंड फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 73 और 74। सिंपल सी कहानी है। उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया उसको, वॉचमैन को, कि माल तेरा जब्त कर रहे हैं, दे दे। बाद में उनको एहसास हुआ कि मैं घर खाली नहीं किया था, मुझे कुछ हो गया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, कोमा में पड़ा था। तो मतलब उनको समझा कि हमने मिस्टेक कर दिया, तो वो अपने ऑर्डर को वापस ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको माफ़ कर देंगे, तो जो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी सब बनता है सब आपसे वसूली कर लेंगे। समझा क्या? ये तो था असेसमेंट वाली बातें। चैप्टर का नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। अब ऑडिट क्या है? ऑडिट क्या, एक बार जो हिसाब किताब हो गया है उसको वापस से चेक करना, भाई ये सही तो किया है क्या। तो दो तरह की ऑडिट है, एक है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़ और एक है ऑडिट स्पेशल ऑडिट। अथॉरिटीज़ म्हणजे कौन? वही कमिश्नर या फिर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का वो लोग ऑडिट के लिए कह सकते हैं। ऑडिट में बी कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और इन देयर ऑफिस, दोनों में से कहीं पे भी ऑडिट हो सकता है। अच्छा, ये वाले पार्ट में ना एक MCQ आया था, बच्चों ने बताया था मुझे, आपके जुलाई 21 के अटेम्प्ट में। तो जो बच्चे सोच रहे हल्के में ले रहे हैं, ये सब आता है ये सब।
अब सब आता है। अच्छा, ये आपको किसी का भी ऑडिट करना है तो ऐसा नहीं कभी भी पहुंच जाएगा सरप्राइज, नहीं, 15 दिन पहले एक प्रायर नोटिस देने का कि हम लोग आने वाले हैं, ताकि सामने वाला सब बंदोबस्त कर सके। ठीक है, टाइम पीरियड कितना, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट किया उसके 3 महीने में ख़त्म कर दे भाई, कि और भी काम करने के लिए बिजनेस वहाँ पे। 3 महीने में नहीं कर पाया तो मैक्सिमम 6 महीने तक और एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जब ऑडिट हो जाए, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट फाइंडिंग्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जब हो गया भाई तो बता दो, देख भाई ये गड़बड़ मिली है, ये सही मिला है, ये तेरे अधिकार है, तेरे ऑब्लिगेशन है, सब तू देख ले। अगर कुछ मिस्टेक मिलती है और टैक्स बनता है तो डिमांड ऑफ टैक्स और प्रोसीडिंग वगैरह सब उसके खिलाफ इनिशिएट कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 73 एंड 74। समझो कि नहीं? तो ये क्या है, ये तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज है, तो ये लोग खुद जाते हैं ऑडिट करके आते हैं। एक और ऑडिट, इसका नाम क्या है, स्पेशल ऑडिट। एट एनी स्टेज, जब आपकी स्क्रूटनी चल रही हो, इंक्वायरी चल रही हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, किसी भी स्टेज में कभी कभी करते करते उनको फील होता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो जो ये ना कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और क्रेडिट अवेलेबल इज़ नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। तो वो क्या करेगा, वो लोग नॉमिनेट करेंगे किसको, एक सीए को या सीएमए को, कि भाई जा ऑडिट करके आ वहाँ पे। देखो फर्स्ट केस में क्या था, कमिश्नर या ऑफिसर वो लोग जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए। सेकंड केस में क्या हुआ, ये लोग कुछ तो काम कर रहे हैं, ऐसा करते करते मालूम पड़ा यार गड़बड़ है, नहीं मैं काम नहीं कर रहा, ए सीए इधर ऑडिट करके आ जाओ। ठीक है, ऐसे बंदे को भी 90 दिन में ऑडिट करके देना पड़ेगा। अब वो सीए बोलता है सर काम बहुत ज़्यादा है और 90 दिन ले ले, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखो वहाँ पे जहाँ खुद के बंदे लोग हैं, बोला 6 महीने और ले ले तो भी चलेगा। इधर बेचारा वो सीए सीएम बेचारे गरीब लोग, तो 90 दिन और ले बस। ऑडिट विल बी कंडक्टेड इवन इफ अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कोई सीए ऑडिट करने के लिए गया और सपोज मैं ऑडिट करने के लिए आया, मैंने बोल दिया अरे ऑडिट करने क्यों आया, वो बोलता है अरे वो आपके ऑफिसर ने मुझे ऑडिट करने के लिए भेजा है मेरे को। मत कर, मेरा टर्नओवर ऑलरेडी 5 करोड़ है और मेरा ऑडिट ऑलरेडी कर रखा है एक सीए ने। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, वो नहीं मानेगा, वो ऑडिट करेगा जो करना है उसको, क्योंकि ये स्पेशल ऑडिट है और जो आपने कराया वो तो आपका के ऊपर तलवार थी ऑडिट की, विच वाज द स्टेट ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो वो तो आपने उसके लिए करवाया ना, वो आपने करवाया, ये हम डिपार्टमेंट की तरफ से करवा रहे हैं। अगर रिजल्ट्स में टैक्स बनता है तो इनिशिएट करेंगे टैक्स का और टैक्स वसूली के लिए काम पे लग जाएंगे। आई होप समझ में आया, एक सिंपल सा चैप्टर था, ये समरी से भी आपसे काम चला सकते हो, एक बार पढ़ लोगे तो बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा, बाय बाय।